नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और आज हम उस शख्स से मिलेंगे जो अदा करने जा रहे हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक रोल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिराव फुले पे बनी हुई फिल्म फुले के बारे में। और जो किरदार निभा रहे हैं, मुख्य किरदार, वही हमारे संग मुख्य इंटरव्यू में भी जुड़ चुके हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। मैं बात कर रहा हूँ प्रतीक गांधी का। प्रतीक, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता है। जिनको पता है उनको पता है कि क्या इनका योगदान भी रहा है भारत के इतिहास में। मगर बहुत ऐसे लोग भी हैं जो नहीं जानते हैं इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो क्या वो भी दिखाने का प्रयास है ये फिल्म? मुझे लगता है एक पूरी जनरेशन ऐसी है जिनको नहीं पता है। हम सब ने भी जब पढ़ा था, मैं भी स्कूल में जब मैंने भी इनके बारे में जब पढ़ा था, तो कुछ 2 पैराग्राफ के जरिए ही पढ़ा था कि इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। बाकी जितना डिटेल में स्क्रिप्ट के थ्रू मुझे पता चला है, वो मेरे लिए भी रिविलेशन था। तो आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी जनरेशन हैं जिनको इनके बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि इन्होंने विधवा विवाह पे कुछ काम किया है या स्त्री एजुकेशन के लिए कुछ काम किया है। बाकी इन्होंने और कितने काम किए हैं वो सबको नहीं पता है। तो हाँ, हम एज अ होल टीम हम ये ज़रूर चाहते हैं कि लोगों को सच में पता चले हमारा इतिहास क्या था और हम कहाँ से कहाँ तक की जर्नी कर चुके हैं पिछले 175 साल में। ये भी शायद बहुतों को नहीं पता है कि वो महात्मा थे। उन्हें महात्मा का भी दर्जा हिंदुस्तान के दिया। सबसे पहले महात्मा थे। सबसे पहले महात्मा का खिताब इन्हें मिला था। जी जी, क्या ये आपको पता थी? जी, ये पता था। महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में ये जरूर पता था कि हिंदुस्तान के सबसे पहले महात्मा वो थे। जी, चलिए, we'll come to the research and of course your learnings as well through the process of the film in just a second. But अब बात करते हैं डिले के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब 11 इस महीने के 11 तारीख के बाद। 11 तारीख को ये फिल्म लगनी थी, नहीं लग पाई। जब आपको पहली बार पता चला ये कि फिल्म डिले हो गई है, तो आपका क्या पहला रिएक्शन था? मैं थोड़ा दुखी हो गया था। आई वाज डिसहार्टेंड बिकॉज 11th April is a specific date. It holds some value. It is Phule's birth anniversary, and this year it was 197th birth anniversary. तो जब पता चला कि 11 अप्रैल को हम रिलीज कर रहे हैं, हम सब बहुत खुश थे कि दिस विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री नाउ, कि उनके जन्मदिन पर हमने उनके बारे में जो फिल्म बनाई वो हमने रिलीज की। खैर, कई सारे कारणों की वजह से ये रिलीज़ नहीं हो पाई और अब 25 अप्रैल को थिएटर्स में, सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। तो थोड़ा दुख तो ज़रूर हुआ था ये जान के। एक एक्टर के हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं होती, रिलीज डेट भी उनमें से एक है। मगर क्या आपको लगता है कि ये जो विरोध हुआ है इट इज़ प्रिलिमिनरी, और क्या आपको लगता है शायद नहीं टालना चाहिए था, या आप अब उस निर्णय से सहमत हैं? हाँ, मतलब ये विरोध हुआ और फिर कुछ चेंजेस भी करने थे फिल्म में, जिसको टाइम लग गया, और वो करने के बाद इसकी वजह से वो डिले हो गई। पर आई गेस हमें बचपन से जो सिखाया जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वही सोच के हम लोग सब वेट कर रहे हैं कि शायद फिल्म के भाग्य में यही लिखा होगा। हर एक स्क्रिप्ट का, हर एक फिल्म का अपना एक नसीब होता है। सही बात है। अगर वो नसीब होता तो हम आज नहीं मिले होते अम्बेडकर जयंती के दिन। जी, एक्चुअली ये हम शायद इस दिन पे ये बात नहीं कर रहे होते। जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि काफ़ी बार जब होता है कि हिस्टोरिक फिल्म बनती है तो विरोध तो होगा, मगर वो लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको आप कोई संदेश अभी देना चाहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं फिल्म में क्या है, वो नहीं जानते, हम नहीं जानते, तो उनको क्या संदेश आप देंगे? देखिए, मैंने फिल्म शूट की है, मैं पूरी कहानी जानता हूँ। मैंने फाइनल फिल्म नहीं देखी है, तो एडिट में क्या ऊपर नीचे कैसे कट किया, कैसे, वो शायद मुझे एकदम नहीं पता होगा, पर पूरी फिल्म, पूरी कहानी मुझे पता है। और उससे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि पूरी फिल्म देखने के बाद अपना अभिप्राय बनाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी को भी बुरी लगे, या किसी एक संप्रदाय को या किसी एक जुट को बुरा बनाए। इस फिल्म में वही बातें हैं जो इतिहास में हुआ है, जो हम सब ने पढ़ा है। किसी ने कम पढ़ा है, किसी ने ज़्यादा पढ़ा है। इनके ऊपर लिखी हुई सारी किताबें पब्लिक डोमेन में है। हमने किसी ने अपने घर से कोई कहानी लेके आके कुछ नया नहीं किया है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि किसी समुदाय को टारगेट करने की फिल्म बनी है, ये है ही नहीं, ये पॉलिटिकल रीजंस के लिए फिल्म बनी है। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि इसका कोई एजेंडा नहीं है फिल्म का। सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हम इनकी बात आप तक कहना चाहते थे। और मज़ेदार बात यह थी जब मुझे पता चला कि फूले पे कभी एक भी हिंदी फिल्म बनी नहीं है। 1955 में आचार्य आत्रेय ने बनाई थी फूले जी, 1955 जी।
फिर भारत एक खोज में एक छोटा सा एक 22-23 मिनट का एक छोटा क्लिप बना था फूले पे। लास्ट ईयर शायद एक मराठी फिल्म आई है सत्यशोधक करके। इसके अलावा हिंदी में एक भी फिल्म नहीं बनी है। इंटरेस्टिंग। और मुझे भी बहुत बड़ा कौतुक हुआ था कि यार कैसे किसी ने इस फिल्म के बारे में सोचा नहीं है। क्या पूछा फिर आपने? मैंने आनंद सर को ही पूछा था कि सर कैसा, अब तो किसी ने नहीं बनाई फिल्म, और आपने कैसे सोचा? अब तक नहीं बनाई, आपने कैसे सोचा? उनके दिमाग में काफी समय से था ये। और उन्होंने हंसते हुए मुझे तो यही कहा शायद लोग हमारा इंतजार कर रहे थे बनाने के लिए, इसलिए किसी ने नहीं बनाई। पर उन्होंने अच्छा खासा रिसर्च कर रखा था इस पे, और शायद ये मेरे भाग्य में लिखी थी फिर। जी। अच्छा, एक और चिंता है कुछ लोगों की जो प्रशंसक है फिल्म के, कि वो कह रहे हैं कि अब जो कट्स और जो सेंसरिंग अब होगा अब इस फिल्म को लेकर, जो CBFC ने ऑर्डर किया है जिसकी वजह से डिले हुआ है, तो क्या फिल्म जो ओरिजिनल थॉट था वो रह पाएगा इस फिल्म में? देखिए, जितना मुझे समझ में आता है, जितनी मेरी मेकर्स से भी बात हुई है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, फिर आनंद सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनसे भी बात हुई उसके बारे में, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको फिल्म में कोई चीज़ कहीं खलेगी नहीं, आप कुछ ऐसा मिस नहीं करोगे फिल्म में। और क्योंकि सेंसर बोर्ड है, उन्होंने जो कहा, अब ये एक प्रोसेस है हमारी कंट्री में और हमें उसे एडहर करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ लॉ, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो उन्होंने जो भी सजेशन दिए हैं हमें वो करने ही थे, नहीं तो फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाती। वो तो होता है, आपको हर एक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सेंसर ने हमें यू सर्टिफिकेट भी दिया है। तो निश्चिंत रहिए, ये फिल्म देखिए, उसके बाद अपना कोई भी अभिप्राय बनाइए, अच्छा बुरा। जी। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, आपकी रिसर्च का प्रोसेस आपके लिए कैसा रहा? जैसे आप अभी बता रहे थे कि आनंद जी ने काफ़ी पढ़ाई की थी, काफ़ी रिसर्च किया था इनके ज़िंदगी के बारे में, ताकि स्टेज ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक। आपने उनके ऊपर रिलाई किया, खुद की रिसर्च की, तैयारी कैसी थी बिफोर यू केम ऑन सेट? तैयारी का जहाँ तक सवाल है, ऐसा था कि जो स्क्रिप्ट हमारे पास आई थी वो ऑलरेडी रिसर्च मटेरियल था, तो स्क्रिप्ट ने मुझे मतलब ऑलमोस्ट तैयार कर दिया था, क्योंकि ये दुनिया, ये किरदार, उनके जीवन, ये सब कुछ बहुत क्लियर हो जा रहा था स्क्रिप्ट के थ्रू मेरे पास। उसके अलावा स्क्रिप्ट के बाहर की कुछ चीजें भी मैं जानना समझना चाहता था, ताकि इस किरदार की मानसिकता को समझ पाऊं, उन्हें बतौर एक इंसान आप तक लेके आऊं, ना कि बतौर महात्मा या बतौर सुपरमैन। वो तो है ही उनके काम के जरिए, पर हम जो कहानी कह रहे थे उसमें उनकी पूरी जर्नी है। जब उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की, तब से लेके उन्हें महात्मा का खिताब दिया गया, तब से लेके उन्हें पैरालिटिक अटैक आया, तब से लेके उनके जीवन के अंत तक की कहानी। तो फॉर मी इट वाज अ ह्यूमन स्टोरी व्हिच आई वांटेड टू एक्सप्लोर। तो कई सारी ऐसी बातें जानना जरूरी था। दूसरी तैयारी का सबसे बड़ा भाग था भाषा। मराठी इनकी मातृभाषा रही है, जो मेरी मातृभाषा नहीं है, और इसलिए कुछ प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। तब की मराठी भी थोड़ी अलग थी, बोलने का लहजा भी अलग था, तो वो जानना ज़रूरी था मेरे लिए। जी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा थ्रू द फिल्म कि आप उनकी लाइफ से खुद भी इंस्पायर हो। जी। काफ़ी बार होता है जब आप बायोपिक करते हैं। Absolutely. तो आपने क्या क्या नया सीखा और क्या क्या प्रेरणा ली फूले जी से, which you can apply also? जी, मैंने बहुत कुछ सीखा इनके लाइफ से, और कुछ कुछ चीज़ों ने तो मुझे इतना सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या हम आज भी इतनी हिम्मत रखते हैं? हमारे पास तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतना सोशल मीडिया है, इतना पावर है, सब कुछ है हमारे पास। हम आज भी इतनी हिम्मत रखते हैं कि किसी से बिना डरे, बेझिझक, जो गलत है उसे गलत बोल दें। ये सुनने में बहुत आसान लगता है शायद, पर इतनी हिम्मत कितने लोगों में है? और अगर जिसके पास हिम्मत है भी, तो वो गलत इस्तेमाल में ही जा रही है। दूसरा कि हम अपने अलावा समाज का या भविष्य का दृष्टिकोण रखते हैं क्या? किसी चीज को आपको लगता है कि आज नहीं, शायद मेरे जीवन काल में ये मुझे भी फायदा नहीं देगी, पर आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी संवर जाएगी, ऐसा सोच के हम में से कोई भी कुछ कर रहा है क्या? जो कि इन्होंने किया था उस समय पे, जब ये सब सोचना भी पॉसिबल नहीं माना जाता था। मतलब सोचने वालों को लोग पागल ही कहेंगे। सही बात है। और क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी के लिए भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए है इस फिल्म में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के भारत में भी हम तरक्की के रास्ते पे ज़रूर हैं, एंड 21वीं सदी चल रहा है, मगर अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी भी जाति की वजह से डिस्टिंग्विशिंग होता है, भेदभाव होता है। अभी भी हम देखते हैं कि काफ़ी जगहों बेटियों को वो दर्जा नहीं दिया जाता जैसे होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है अभी भी we may have progressed so much since when this film, I mean, but so much more to do yet. जी। हम लोग इन्होंने जो लड़ाइयाँ शुरू की थी वो अब तक खत्म नहीं हुई है। हम कहीं पहुंचे जरूर हैं, पर अभी तो बहुत आगे जाना बाकी है। और ये सारी जो चीजें आप बता रहे थे वो हमारे आसपास हम रोज देखते हैं।
मुझे लगता है सिर्फ इतना भी हो गया ना इस फिल्म के देखने के बाद कि जहाँ पर आसपास आप ये सब देखते हो ना, जाति धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन, लड़का लड़की के बारे में डिस्क्रिमिनेशन, इतना कुछ अगर देख के कोई उसे टोक भी देगा ना तो भी बहुत है। एटलीस्ट सोच तो बदलेगी, कोई सवाल पूछना तो शुरू करेगा। जी, नहीं, सही सही बात आपने कही। क्या ये इत्तेफाक है फिर कि आप एक महात्मा इस फिल्म में अदा कर रहे हैं और आपकी एक और महात्मा पे कहानी आने वाली है, महात्मा गांधी पर? जी, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही भाग्यशाली इत्तेफाक है मेरे जीवन में, तो एक कलाकार के तौर पे ऐसा मौका शायद ही किसी कलाकार को मिलता होगा कि एक ही जीवन में दो महात्माओं की का किरदार आप बना पाओ और कर पाओ। मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात को लेकर। जी, उस के वो जो तैयारी जो चल रही है उसके लिए, इज इट गोइंग वेल? शूटिंग अभी शायद चल रही है? नहीं, उसका शूटिंग हो चुका है, अच्छा। शूट खत्म हो चुका है, वो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है। अरे वाह, तो एक्साइटेड नाउ टू सी। बहुत वेरी एक्साइटेड, कैसे लोगों को पसंद आएगी। अच्छा, उसके बाद आप शायद एक जासूस की भी कहानी कर रहे हैं जी। तो बड़े विभिन्न से किरदार आपको मिल रहे हैं प्रतीक। जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि अलग अलग किरदारों में, अलग अलग कहानियों में, अलग अलग जॉनर में लोग मुझे सोच पा रहे हैं और मुझे करने का मौका मिलता है। क्योंकि कलाकार के तौर पे तो मैं यही चाहता था कि ऐसे ही काम किया जाए, एक के बाद एक ऑडियंस के सामने कुछ नया परोसा जाए। स्कैम के बाद मुझे काफ़ी मौके मिले और मैं उसको लेके बहुत ही खुश हूँ। देर लगी पर हो गया। ये इत्तेफाक देखिए कि पहले आपने स्कैम किया और अब आप महात्मा बन गए। ये सिर्फ एक एक्टर कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक्टर के जीवन में हो सकता है ना? हम एक ही जीवन में कई सारे जीवन जीते हैं। हाँ, और इस वजह से आप एक्टर बने। अभी भी क्या आप सोचते हैं कि अगर आप अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में होते या अभी आप नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल में होते तो जिंदगी क्या होती? तो शायद जिंदगी मतलब जो पहले 12 साल निकाली है शायद वैसा कुछ होता। मैं थिएटर के साथ साथ ही वो कर रहा था तो थिएटर भी करता होता, पर हाँ, जिंदगी अलग तो होती जरूर। वो क्या मोमेंट था, जरा आप बताइए, क्योंकि काफी दर्शक इंट्रीग्ड होंगे जानने के लिए, जब आपने फैसला किया कि नहीं, साइड बाय साइड हम नहीं करेंगे, अब ये रास्ता चुनेंगे हम। 2016 में जब मैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में था, हम लोग सीमेंट डिवीजन में थे। सीमेंट डिवीजन हमने 3-4 प्लांट तैयार कर लिए थे। देन आई गेस देयर वाज सम मर्जर हैपनिंग इन द कंपनी में भी काफ़ी बदलाव आ रहे थे और तब मुझे नाटकों में और फिल्मों में भी अच्छे खासे ऑफर आ रहे थे, गुजराती फिल्म्स प्रिडोमिनेटली, और मैं वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि साल में एक बार आप 20-22 दिन की छुट्टी लेके एक फिल्म शूट कर सकते हो, फिर दूसरी फिल्म के लिए 2 साल तो वेट करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि हर साल वो पॉसिबल नहीं होता। और तब मैं DGM था, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और नेक्स्ट प्रमोशन जो मेरा ड्यू था वो दैट वुड हैव पुट मी इन सीनियर मैनेजमेंट की। फिर जिम्मेदारियां और थी, ट्रैवल और था, और मेरा प्रोफाइल भी ऐसा था कि मुझे कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते रहना पड़ता था। उस दौरान दूसरे 2 अलग अलग कंपनियों से ऑफ़र भी मिली थी। एक कंसल्टेंसी की ऑफ़र थी, वन ऑफ द बिग फोर्स, दूसरी एक सीमेंट कंपनी से ऑफ़र थी। तो मन में यही सोच रहा था कि अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा 2 घोड़ों पे सवारी करना, अब किसी एक को चुन लिया जाए और पूरा लीवर दबा के फिर ट्राई करते हैं कि अब सब कुछ कर लेते हैं एक बार। इस फील्ड का ऐसा था ना कि तब मुझे लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि मैं तब 36-37 साल का था। अगर अब नहीं किया तो फिर डिफिकल्ट है। तो बस वही सोच के फिर एक दिन सोच लिया कि कर ही लेते हैं इस बार। वाह, और कर लिया, और जैसे कहते हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री। यस। चलिए, आखिरी 2 सवाल आपसे। एक तो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि कट्स तो होंगे इस फिल्म में मगर कैरेक्टर बदलेगा नहीं, ऐसे आपको पूरा भरोसा है, आपको प्रोड्यूसर्स ने भी कहा है। बट ये जो CBFC ये जो सेंसरिंग करता है, और हम देखते हैं आपकी फिल्म में नहीं काफ़ी फिल्मों में करता है, क्या आपको लगता है इसको लेकर अब ओवरहॉल ज़रूरी है? हालांकि दे आर टॉक अबाउट इट नाउ फॉर OTT ऑल्सो, उस पर आपकी क्या राय है? क्या होना चाहिए OTT के लिए भी सेंसर बोर्ड? और सेंसरशिप क्या आपको लगता है कि द मोर वी प्रोग्रेस कम होना चाहिए? सेंसरिंग हम किस चीज़ की कर रहे हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है इशू, बिकॉज आइडियली तो ऐसा है। अब पता नहीं मेरी सोच से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, पर मेरी लिमिटेड समझ की बात कर रहा हूँ मैं कि अब क्या सेंसर कर रहे हैं हम। वहाँ पर बैठ के कुछ लोग, कहीं पर भी बैठ के कुछ लोग डिसाइड करेंगे कि लोगों को ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। ऑडियंस इतनी जल्दी बदल रही है, ऑडियंस इतनी जल्दी इवॉल्व हो रही है, सारे कॉन्टेक्स्ट बदल रहे हैं, कहानी कहने का तरीका, कहानी को समझने का तरीका बदल गया है। इतना जल्दी क्या ये सोच बदल पा रहे हैं सबकी? और सबसे बड़ा सुपर पावर तो ऑडियंस के हाथ में है, रिमोट।
आपको पसंद नहीं आ रहा है, कोई चीज आपको इरिटेट कर रही है, सिर्फ स्विच ऑफ करना है। पर जो चीज आपको पसंद, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, क्या मैं ये बैन कर सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए? तो उसका मतलब मुझे नहीं पता कि उससे हम कितना अच्छा या बुरा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, पर डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कुछ फिल्म, अब डर के मारे अगर कोई चीज सेल्फ सेंसरशिप में ही हमने निकाल दी कि नहीं शायद किसी को कुछ लग जाएगा तो ये निकाल दीजिए, तो थोड़ा दिक्कत है, पर प्रोसेस है बिल्कुल। और आखिर में क्या अब आप चाहेंगे, जैसे आप पहले ऑलरेडी अपील कर चुके हैं और संदेश अपना दे चुके हैं टू दर्शकों को भी और बाकी जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उनको भी, बट क्या आप चाहेंगे कि वो भी आए फिल्म को देखें, जो विरोध कर रहे हैं वो भी, चाहे वो ब्राह्मण? मैं तो पहले चाहूंगा कि वो लोग पहले देखें फिल्म को, ताकि उनको पता चलेगा कि उनके विरुद्ध किसी भी समुदाय, संप्रदाय, किसी भी जुट के विरुद्ध कुछ नहीं बोला गया। ये सिर्फ प्लेन हिस्ट्री है, जो हुआ था वही बताया है जी। तो मतलब यू ऑल आर ओपन कि उनके लिए स्क्रीनिंग्स भी हों, वो आके देखें? फिल्म 25 तारीख को रिलीज हो रही है, सब जाके देखिए, सब अपना अपना निर्णय खुद लीजिए, सब अपना अपना अभिप्राय खुद बनाइए। दिलचस्प बात यह है कि राजनीति भी शुरू हो गई है, राहुल गांधी का भी टिप्पणी आ गया है, वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नेता हैं प्रकाश अंबेडकर वो भी मामले में कूद पड़े हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हाँ, ये थोड़ा पेचीदा मामला है, ये इस पे मतलब कोई भी कमेंट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। एक तो मुझे मतलब अभी सुबह पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, मुझे इसका मतलब आगे पीछे का कुछ पता भी नहीं है, पर मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि पहले एक बार फिल्म देखिए, फिर अपनी सोच बनाइए और फिर जितनी डिबेट करनी है करिए। और जैसे आपने पहले ही कहा कि ये राजनीतिक उद्देश्य से बिल्कुल ये फिल्म बनी किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बनी है, किसी धार्मिक उद्देश्य से नहीं बनी है। इट इज अ स्टोरी ऑफ आवर ओन सोशल रिफॉर्मर्स, India's first Mahatma, India's first superhero, I would say. So just watch it as a plain film. चलिए, you made it with a lot of passion clearly. तो उम्मीद करते हैं कि लोग ज़रूर देखेंगे इस फिल्म को, और बहुत ही प्रेरणा भरी कहानी है, जैसे आपने कहा, तो प्रेरणा भी लेंगे असल ज़िंदगी में भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। थैंक यू वेरी मच।